हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 3। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। पूछा गया आपसे 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 43। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और जो नवनिर्मित जिला है वह निवाड़ी है, जिसे टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। पूछा गया आपसे उज्जैन में जो सिंहस्थ मेला होता है वह कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्षों के बाद। सिंहस्थ मेला किसी भी स्थान पर 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और उज्जैन में यह मेला 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित एक संरचना है। आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछा गया है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से इनमें से किसके द्वारा निर्मित एक संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ईंटों के द्वारा। सांची स्तूप ईंटों के द्वारा प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक संरचना है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बरेदी नृत्य में दीवारी बादशाह में क्या है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, जो बरेदी नृत्य होता है उसमें दीवारी बादशाह में क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन से पूर्व की कविता। बरेदी नृत्य में जो दीवारी होता है वह प्रदर्शन से पूर्व की कविता होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला मारू जो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है। आपसे पूछा गया है ढोला मारू जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वह वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य का। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9.5% लगभग। मध्य प्रदेश का देश के कुल क्षेत्रफल में 9.38% मध्य प्रदेश में शामिल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है। पूछा गया आपसे बांधवगढ़ शिलालेख के जो है वह किस भाषा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत भाषा में। बांधवगढ़ किले के शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है। आपसे पूछा गया है कि राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की जो ढलान है वह किस दिशा की ओर होती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर दिशा की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शुभारंभ की गई ई रकम पोर्टल किस क्षेत्र के कल्याण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, किसान कल्याण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। 4 ऑप्शन है आपको बताना, इनमें से किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अकबर के राज दरबार में। तानसेन जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार है वह अकबर के दरबार में थे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका जो मकबरा है वह भी ग्वालियर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था। पूछा गया आपसे किस वर्ष में बाबर ने
भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1526 में। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी और इसका जो पूर्ण नाम है वह जहीरुद्दीन बाबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? पूछा गया आपसे, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पहल औषधि पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी पहल औषधि पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, जनवादी संरक्षित क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सीधी जिला घनी वन आवरण जिलों वाले श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, मटकी। मटकी नृत्य झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नौराता। नौराता नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? पूछा गया आपसे, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो में लोक रंजन कार्यक्रम आयोजित होता है और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ओमकारेश्वर में। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित मानधाता द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रबी फसलों की बुवाई का समय क्या है? आपसे पूछा गया है भारत में रबी फसलों की बुवाई का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, सितंबर अक्टूबर। भारत में रबी फसलें सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। गेहूं, आलू और चने इत्यादि रबी फसल के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? पूछा गया आपसे, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, परमार वंश से। राजा भोज राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे और राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर शहर की स्थापना की है और यह परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? आपसे पूछा गया है समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक ने। समाचार पत्र केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इन्होंने प्रसिद्ध नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान निर्मित होगा? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? आपसे पूछा गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रावी नदी। हड़प्पा
रावी नदी के किनारे पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के एवं अन्य सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्रिय गैसें होती हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से अक्रिय गैस का गुण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। जो अक्रिय गैसें होती हैं वह रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होती है। इन्हें निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। इनका अष्टक पूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव ने उपयोग की थी। आपसे पूछा गया है सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव ने उपयोग की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तांबा धातु। मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु तांबा थी और मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है। पूछा गया आपसे, जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा का। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह ऊर्जा का वहन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हीरा जिस अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है हीरा जिस अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं या दोनों ही कार्बन से बने होते हैं और हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है। पूछा गया आपसे, बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यकृत। यदि अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन किया जाता है तो उससे यकृत खराब हो सकता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से लीवर सिरोसिस होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निर्देश निम्न को एक अर्थक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन है और आपको इन्हें एक अर्थक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है तितली, दूसरा है कोकून, तीसरा है अंडा और चौथा है कीड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्शन दिए गए हैं या एक तितली के संपूर्ण जीवन चक्र को प्रदर्शित करते हैं तो इसी हिसाब से इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले अंडा, दूसरा जो होगा वह कोकून और फिर उससे निर्माण होता है, दूसरा होगा कीड़ा, तीसरा होगा कोकून और चौथा होगा तितली। तो यह जो अभी यह पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, यह एक तितली के संपूर्ण जीवन की आधारित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है। पूछा गया आपसे, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए। जो मूल रोम होते हैं वह जड़ों से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करने के लिए होते हैं। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज तार जिस पदार्थ का बना होता है उसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है कि उसका गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है या उसमें तन्यता पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निम्न गलनांक बिंदु होता है। फ्यूज तार जिस पदार्थ का बना होता है उसमें निम्न गलनांक बिंदु होता है। फ्यूज तार टीन तथा सीसा की मिश्र धातु होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेबार किसका अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पारा का। पारा का अयस्क होता है सिनेबार और पारा एकमात्र द्रव धातु है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपोहन डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से किस मरीज के लिए अपोहन डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रक्त में समस्या वाले, जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम होती है उनमें अपोहन या डायलिसिस का उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा। क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है और इसकी राजधानी है हवाना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह रोग कौन से रोग का लक्षण है? आपसे पूछा गया है, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन से रोग का लक्षण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गठिया रोग का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यह रहा चौथा ऑप्शन। तो आपको बताना है इनमें से कौन हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नेबुला या निहारिका हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं होते हैं। नेबुला या निहारिका आकाश गंगा से परे किसी अन्य गैलेक्सी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से जो मसाला जड़ों से प्राप्त होता है वह बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यह रहा चौथा ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में सहायता करती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट, आपको बताना है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होता है, जब वह नीचे जाती है या ऊपर आती है या समान त्वरण से चलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब वह त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले? आपसे पूछा गया है हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5 सेकंड। हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को 5 सेकंड तक रक्त नहीं मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डूबे हुए पदार्थों के ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे, डूबे हुए अर्थात जलमग्न पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोनार का। समुद्र अर्थात नदियों या फिर किसी अन्य जगह पर जलों में डूबे हुए पदार्थ को ढूंढने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है और सोनार पराध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मोस्टेट संयंत्र क्या करता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से थर्मोस्टेट संयंत्र का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट संयंत्र तापमान को नियंत्रित करता है और थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन से पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड और इसका सूत्र होता है SO2। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? पूछा गया आपसे सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो इसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पूछा गया आपसे एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पाइन से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइन से प्राप्त होता है। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फेनोटाइप। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्यों? आपसे पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्यों?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हल्के रंग उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में होता है? पूछा गया आपसे अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत उद्योग में। अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? पूछा गया आपसे वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर की खोज टॉरिसिली ने की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।